नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे मित्रों। पहला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है। देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखानी है ना, तो देखिए भाषा का व्याकरण सिखाना नहीं, व्याकरण तो कक्षा 6 से सिखाया जाता है, ये विकल्प हट जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना और उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, ये उच्च प्राथमिक जो अपर प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, अपर प्राइमरी जो क्लासेज होती है उनकी विशेषता है ना। प्राथमिक स्तर पर पूछा है, इसका मतलब है भाषा का प्रयोग सिखाना, यानी कि भाषा का प्रयोग कैसे किया जाए उसके अधिकाधिक अवसर प्रदान करना, ये प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का आशय है। तो इस प्रकार मित्रों पहले प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है। देखिए जो भाषा अर्जित करना है उसमें वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया मित्रों, ये याद रखना। इन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इससे ही पता चलेगा कि भाई किस पर सर्वाधिक इन्होंने बल दिया है ना। तो इन्होंने भाषा की पाठ्य पुस्तक या सामाजिक सांस्कृतिक से संबंधित नहीं है, ना ही परिवार में बोली जाने वाली भाषा है, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा भी नहीं है, बल्कि समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, यानी कि समाज में भाषा का प्रयोग कैसा हो रहा है ना, तो उसी माध्यम से भाषा अर्जित एक बच्चा कर सकता है, ऐसा वाइगोत्स्की ने बताया है मित्रों। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है, जब विद्यार्थी किसी लेख को सामान्य से हटकर लिखता है तो वह लेख कहलाता है। देखिए जब विद्यार्थी किसी लेख को क्या करता है, सामान्य से हटकर लिखता है, ये इसकी विशेषता है मुख्य ना। सामान्य लेख होता है जो का जो लिखना ना, उससे हटकर लिखता है तो वह लेख क्या कहलाता है मित्रों। तो देखिए क्रमबद्ध में तो क्या क्रम का पता चलता है ना, तो ये नहीं होगा। सुसंबद्ध यानी कि आपस में संबंधित होता है, वो तो इनमें से कोई नहीं होगा, बल्कि वो होगा मित्रों मौलिक लेख। मौलिक मतलब मौलिक क्या होता है, यानी कि जो नवीन हो, या जिसे कहते हैं जिसकी रचना की जाए, या जिसे कहते हैं जो सृजनात्मक हो मित्रों, है ना, उसे कहते हैं सामान्य से हटकर लिखना, यानी कि वो नए विचारों की रचना करके लिखेगा, वो मौलिक लेख कहलाएगा। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 3 में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से मौन वाचन का महत्व कौन सा नहीं है। देखिए मौन वाचन और दूसरा होता है सेसुर वाचन। ठीक है, तो यहाँ मौन वाचन का महत्व पूछा, कौन सा नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, और ये प्रश्न एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया है आरपीएससी में। ठीक है, तो देखिए थकान कम, ये तो इसका महत्व है। देखिए मौन वाचन में क्या होता है कि नेत्रों की गति के सहारे पढ़ा जाता है, तो इसमें थकान नहीं होती। सेसुर वाचन में क्या है कि लगातार बोलना पड़ता है, तो उससे थकान होती है, तो थकान कम, ये तो इसका है। ध्यान चिंतन का विकास बिल्कुल सही है, मौन वाचन से ध्यान चिंतन का विकास होता है, और मौन वाचन दैनिक जीवन में उपयोगी भी होता है। लेकिन समय अधिकतम लगना, तो मौन वाचन में समय अधिक नहीं लगता है, ये तो द्रुत वाचन होता है, यानी कि इसमें तो तेजी से पढ़ा जाता है ना। समय अधिकतम किस में लगता है मित्रों, सेस्वर वाचन में लगता है। तो इस प्रकार ये इसकी विशेषता या महत्व नहीं है। तो प्रश्न संख्या 4 में दोस्तों विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है कि किसी पाठ का आरंभ व अंत किस स्वर में करना चाहिए। अच्छा प्रश्न है कि कोई पाठ है, आप शुरू कर रहे हो उसको, तो उसके एक तो शुरुआत और एक अंत, ये दोनों किस स्वर में करना चाहिए। मंद स्वर में नहीं, और ना ही तेज स्वर में। ऐसा नहीं कि कभी कभार मंद कभी तेज, ऐसा नहीं, बल्कि समान स्वर में, यानी कि जहाँ पे मंद भी रहे और क्या रहे, तेज भी रहे, यानी न ज़्यादा मंद हो और न ही ज़्यादा तेज हो, है ना, बल्कि समान स्वर, एक समान स्वर में पाठ का आरंभ और अंत। हाँ बीच में आप मंद तेज कर सकते हो। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 5 है वहाँ पे आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है मित्रों, निम्न में से गद्य की विधा नहीं है। देखिए गद्य शिक्षण है, इसकी विधा कौन सी नहीं है पूछा है, ये याद रखना नहीं है। तो देखिए कहानी, भाई कहानी है, ये गद्य की है। जीवनी की बात करें, ये भी गद्य शिक्षण की विधा है, और निबंध भी गद्य शिक्षण की विधा है। लेकिन रचना कहूँ, हाँ रचना गद्य की है बिल्कुल। इनकी जब निबंध की, कहानी की हम रचना करें की जाती है, रचना होती है बिल्कुल, जैसे अधूरी कहानी को पूरा करना, निबंध लिखना, ये रचना है। तो ये गद्य में तो होता ही है, साथ में देखिए ये जो रचना है वो पद्य शिक्षण में भी होता है। क्या कविता अधूरी होती है उसको पूर्ति नहीं की जाती, बिल्कुल की जाती है। तो ये गद्य और पद्य दोनों में होता है। इस प्रकार कहानी, जीवनी, निबंध, ये जो ऑप्शन के अनुसार होगा ना, तो ये तीनों तो गद्य के, रचना गद्य के है, लेकिन यहाँ पूछा गद्य की विधा नहीं है। हाँ रचना है लेकिन ये पद्य की भी है। इस प्रकार विकल्प नंबर 4 सही है मित्रों प्रश्न संख्या 6 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है। देखिए मौन वाचन होता है बिना होठ हिलाए पढ़ना, है ना, वाचन करना। ये किसके सहारे, इसमें क्या किया जाता है, इसमें मतलब एक तो नेत्र सक्रिय होते हैं,
नेत्र सक्रिय होते हैं और तुरंत क्या है, जो भी मतलब हम पढ़ते हैं नेत्रों से वो मस्तिष्क में ग्रहण किया जाता है ना, नेत्र और मस्तिष्क सक्रिय होते हैं। तो इसमें देखिए कान के सहारे नहीं होता, जीभ के सहारे ये सेसुर में होता है ना, मुख के सहारे ये सेसुर में आ गया। तो इसमें हो जाएगा मित्रों आंखों के सहारे, मौन वाचन किसके सहारे किया जाएगा, आंखों के सहारे किया जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कविता की विशेषता कौन सी नहीं है। तो देखिए कविता की विशेषता कौन सी नहीं है ये पूछा है। तो कविता एक प्रबल अनुभूति है, बिल्कुल। कविता देखिए कविता का मुख्य उद्देश्य है भावानुभूति, भाव के अनुभूत करना, तो ये प्रबल अनुभूति है, सही है। कविता में लय ताल और संगीत होता है, बिल्कुल सही है। कविता में ही तो होता है, कहानी में थोड़ी होता है। और कविता व्यावहारिक होती है, बिल्कुल सही बात है ना, कि कविता होती है ना वो व्यावहारिक होती है, अपने दैनिक जीवन में जो भी घटना होती है उससे संबंधित होती है। लेकिन कविता नीरस नहीं होती। कविता का तो मुख्य उद्देश्य क्या है, रसानुभूति या भावानुभूति करना, आनंद का संचार होता है, उसमें आनंद आता है, रस आता है, नीरस नहीं होती है मित्रों। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 8 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से कौन सी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। तो देखिए कौन सी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है मित्रों, छोटी कक्षाओं के लिए ना, प्राथमिक स्तर के लिए पूछा है। तो गीत विधि, अभिनय विधि और जो अक्षर बोध विधि है, गीत विधि है ना, और अभिनय विधि, अभिनय करना, और अक्षर बोध, ये किसके लिए है, ये तीनों प्राथमिक क्षेत्र के लिए विधियां हैं, है ना, छोटी कक्षाओं विधि। लेकिन व्याख्या विधि में क्या होता है, कठिन शब्दों का पहले अर्थ बताया जाता है, फिर किसी पद्यांश से अनुच्छेद की लाइनों की पंक्तियों की व्याख्या की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, फिर उसको समझाया जाता है ना। ये प्राथमिक के लिए नहीं बल्कि मित्रों ये उच्च प्राथमिक में काम आने वाली चीज़ है ना, उसमें ये विधि काम आती है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 9 में आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है मित्रों, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर सरल लग रहा है इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी हो रही है ना। ये भी प्रश्न सेकंड ग्रेड आरपीएससी का प्रश्न है, ठीक है, कि भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, बिल्कुल सही है ना। पढ़ना किसे कहते हैं, जिसमें जो भी पढ़ा जाए उसके साथ अर्थ ग्रहण करना, ये इसका उद्देश्य हो जाता है, केवल पढ़ना नहीं होता। अपने विचार प्रकट करना, बिल्कुल, विचारों की अभिव्यक्ति यानी कि भाषा शिक्षण हो रहा है। और दूसरों को सुनकर समझना, दूसरों ने व्यक्तियों ने जो भी हमें कहा उसको सुनकर वापस क्या करना होता है, समझना होता है। इसका मतलब उपयुक्त सभी भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य है। तो मित्रों प्रश्न संख्या 10 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11वां। प्रश्न संख्या 11 है कि अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जब अभ्यास किया जाता है तो किस चीज़ का किया जाता है, उसमें किसको महत्व दिया जाता है। पढ़ने को, बिल्कुल पढ़ने का अभ्यास किया जाता है। लिखने को, जी हाँ, ऐसा तो है नहीं भाई केवल पढ़ने का अभ्यास करता है। एक बालक पढ़ने का भी अभ्यास करता है बार बार, लिखने का भी अभ्यास करता है, और मौखिक वाचन यानी कि बोलने का भी करता है। इसका मतलब उपयुक्त सभी को महत्व अभ्यास की अवस्था में दिया जाता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 11वें में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12वें पर। प्रश्न संख्या 12वां है कि बोलने के माध्यम से बच्चों में, बोलने के माध्यम से बच्चों में क्या होता है। देखिए बोलना ये कौशल है ना, वाचन सॉरी बोलना है, इससे क्या होता है, तो देखिए झिझक समाप्त होती है, भाषा प्रवाह कुशल नहीं हो पाता है, ज्ञान को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास रुक जाता है, उपयुक्त सभी। तो देखिए भाषा प्रवाह कुशल नहीं हो पाता, ये नहीं वाला चीज़ गलत हो गया ना। भाषा प्रवाह तो कुशल होता है बोलने से, ज्ञान को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास रुक जाता है, नहीं, विकास तो होता है, रुकता थोड़ी ना भाई। ज्ञान को अभिव्यक्त भी करते हैं ना, बोलते हैं। इसका मतलब बोलना कौन सा है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है या ग्रहणात्मक है, अभिव्यक्तात्मक है, यानी कि विचार अभिव्यक्त हो रहे हैं, क्षमता का विकास होता है ना। तो ये दोनों विकल्प यहाँ से हट जाएंगे, दूसरा और तीसरा। इसका मतलब है कि चौथा नहीं आएगा बल्कि कौन सा आएगा मित्रों, पहला आएगा, कि जो झिझक है समाप्त हो जाती है, बिल्कुल सही है ना। बोलने के माध्यम से बच्चों में जो झिझक है, जो संकोच है, जो बोलने का जो डर है वो दूर हो जाता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 12वां है वहाँ पे आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां है, कहानी सुनाने से कहानी सुनाने से क्या होता है मित्रों, जो कथा शिक्षण है। देखिए कहानी सुनाने से बच्चे अनुशासित रहते हैं, गलत चीज़ है ना, कि बच्चे कहानी सुनाने से ही अनुशासित रहेंगे, नहीं। बच्चे प्रसन्न होते हैं तो ये भी नहीं होगा। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठ जाते हैं, ये भी गलत चीज़ है ना। कहानी सुनाने पर वो शांत बैठ जाएंगे ना, एकाग्रचित होकर नहीं है। बल्कि कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य पूछा है तो बच्चों की एक तो कल्पना शक्ति और दूसरी चिंतन शक्ति का विकास होता है मित्रों ना। बच्चों की जो कल्पना शक्ति है और चिंतन शक्ति है, इसका विकास कहानी सुनाने से होता है। ये कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 13वां है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14वें पर, कि मूल्यांकन से तात्पर्य है
अच्छा प्रश्न है। आपके जो सतत समग्र जो मूल्यांकन है ना, तो इसका तात्पर्य क्या है मित्रों? सतत चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। सतत निरंतर ही तो चलता है मूल्यांकन, है ना, यानी कि सत्र के प्रारंभ से लेकर अंत तक चलता है। उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन, बिल्कुल सही है ना। शिक्षक मूल्यांकन करता है, क्यों करता है? तो उसमें उसके कुछ उद्देश्य होते हैं ना, उन उद्देश्यों की पूर्ति होती है, बिल्कुल सही बात होती है। छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की जानकारी, यानी कि छात्रों के व्यवहार में से परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है ना भाई। पहले बच्चा सीख नहीं रहा है, मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन के लिए कुछ परीक्षण लेंगे, टेस्ट लेंगे, तो व्यवहार में परिवर्तन होगा, उसकी जानकारी मूल्यांकन से मिलेगी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 14 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं अंतिम प्रश्न संख्या 15 पर कि निम्न में से कौन सा भाषा का अभिव्यक्तात्मक कौशल है? लीजिए ये प्रश्न आ चुका है, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है? एक होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल और एक होता है ग्रहणात्मक कौशल, ठीक है। तो देखिए लिखना, बोलना, उक्त दोनों या पढ़ना। तो देखिए अभिव्यक्तात्मक क्या होते हैं? इसमें विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं, जो अभिव्यक्त किए जाते हैं ना। तो देखिए ये मौखिक होता है, लिखित बताना। जैसे बालक अपने विचार लिख रहा है, इसका मतलब क्या है? वो अभिव्यक्त कर रहा है। और बोल कर रहा है तो भी इसमें अभिव्यक्ति है। तो लिखना और जो बोलना है ये दोनों तो अभिव्यक्त हो गए, ठीक है, यानी कि उक्त दोनों हो जाएंगे। जबकि एक तो मित्रों है पढ़ना और एक कौन सा है? सुनना, है ना। जब पढ़ते हैं तब भी क्या होता है? ग्रहणात्मक, ये दोनों ग्रहण है ना भाई। इसमें जो भी विषय वस्तु या विचार है तो पढ़ के भी ग्रहण किए जाते हैं, सुनकर भी ग्रहण किए जाते हैं। तो पढ़ना और सुनना है ये ग्रहणात्मक कौशल है, जबकि लिखना और बोलना ये दोनों क्या है मित्रों? अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 15 में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। तो मित्रों ये थे आज के हिंदी शिक्षण वीडियो के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि 15 में से आपकी कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।